हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज से करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने वाले थे। क्लास स्टार्ट हो भी गई थी, लेकिन इंटरनेट इश्यूज के कारण क्लास को कैंसिल करना पड़ा था। और क्लास हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। और ये क्लास आपको आज क्या है कि रिकॉर्डेड मिल रही है, लेकिन कल से क्लास फिर आपको 11 बजे, सॉरी 9 बजे से लाइव मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आज हम लोग का टॉपिक है वो है स्टेचू ऑफ इक्विटी पे। ठीक है, साथ साथ आप सब लोग नोट्स बनाते चलेंगे। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, इश्यू को ध्यान देंगे। कल से ये पूरी टाइप फॉर्म में मिलेगी, तो आपको इंग्लिश और हिंदी सब मिल जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं रहेंगे, तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी इसको देखेंगे। एक्चुअली क्या था, क्या एक भक्ति संत थे। भक्ति संत जो थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के लिए क्या है, ये प्रतिमा बनाई गई है। एक्चुअली इनका 1000वां जन्म दिवस पूरा हुआ था। उसी के उन्हीं इनकी 1000वीं जो बर्थडे थी वो तेलंगाना में मनाया जा रहा था। ठीक है, बेसिकली हैदराबाद का एक लोकेशन है, वो वहां पे इसको मनाया जा रहा था। तो उन लोग की मांग थी कि एक स्टेचू बनना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। तो हम लोग पहले चीज ये देखते हैं कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भक्ति संत, भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। ठीक है, पहली बात अपने दिमाग में रखनी है कि भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य से ये संबंधित है। इसकी स्थापना का ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना शमशाबाद में की गई है। ये ध्यान दीजिएगा कि हैदराबाद का एक लोकेशन है। ठीक है, हैदराबाद का एक लोकेशन है, यहीं पे शमशाबाद में इसकी स्थापना की गई है। शमशाबाद में एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे त्रिदंडी स्वामी का ध्यान देंगे। त्रिदंडी जीयर आश्रम है। ठीक है, त्रिदंडी जीयर स्वामी आश्रम, इन्हीं के आश्रम में क्या है, ये इनकी 1000वीं बर्थडे मनाई जा रही थी। यहीं पे क्या है कि इसकी स्थापना की गई, इसी आश्रम में इसकी स्थापना की गई है। त्रिदंडी जीयर स्वामी आश्रम में, इस आश्रम की डिमांड थी कि एक ऐसी इनकी प्रतिमा बननी चाहिए। इसी को दिमाग में रखना है। ठीक है, जो इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है वो उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट, ध्यान देना है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये प्रतिमा जिस भद्र वेदी पे बनाई जा रही है, अर्थात जो ये बेस होता है ना, जैसे किसी भी प्रतिमा, किसी चौराहे पे देखेंगे कि कोई प्रतिमा बनाई जाती है, तो एक बेस होता है, उस बेस के ऊपर उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। ध्यान देना है, उस बेस के ऊपर क्या है, बेसिकली वो प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो वो ध्यान देना है कि जो ये बेस है, ये बेस कितना है, तो ये बेस इनका 54 फीट का है। कितने फीट का है, 54 फीट का। तो ये पूछ सकता है कि भद्र वेदी कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो जो भद्र वेदी क्या होती है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ कि इसका जो भद्र वेदी है, इसकी भद्र वेदी कितनी है, इसकी भद्र वेदी 54 यानी 54 फीट ऊंचा है। ठीक है, 54 फीट ऊंचा है। साथ ही साथ एक चीज इसमें और ध्यान देना है, जो ध्यान देने वाली बात अन्य है, वो क्या है, अन्य जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है दोस्तों, कि इसके इसके निर्माण में कुछ कुल 5 लोह का यूज किया गया है, अर्थात 5 धातुओं का यूज किया गया है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि इसके निर्माण में जिन 5 लोह का प्रयोग किया गया है वो क्या है। इसके बारे में क्वेश्चन एक तो ये मिल सकता है कि निम्नलिखित में से और कौन सा सही नहीं है, ऐसा आ सकता है, क्योंकि 5 धातु हैं। पहले आपको एक बार उन 5 धातुओं का नाम देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है, सोना आजकल लगभग सब में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो सोना इसमें है। सेकेंड, इसमें चांदी है, इसमें चांदी का यूज है। इसके बाद से इसमें तांबा का यूज किया गया है। तांबा के बाद से जीतल का यूज किया गया है। और पांचवी और अंतिम जो है, ठीक है, वो है आपका जस्ता। ठीक है, इन 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है, इन 5 धातुओं का प्रयोग इसमें किया गया है, इन 5 धातुओं का प्रयोग। ये चीज दिमाग रखेंगे कि इन 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है, सोना चांदी तांबा जीतल जस्ता। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो कहाँ पे स्थापित की जा रही है, शमशाबाद में। ठीक है, शमशाबाद का लोकेशन का है, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे त्रिदंडी जीयर स्वामी एक आश्रम है, यहाँ पे इसको स्थापित की गई है। अच्छा, जब हम लोग स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी देख रहे हैं, तो कुछ और स्टेचूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, स्टेचू ऑफ बिलीफ देख लेते हैं। ठीक है, स्टेचू ऑफ बिलीफ देख लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग स्टेचू ऑफ पीस देख लेते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये चीज दिमाग में रखना है।
करेंट की क्लासेस आपकी डेली होने वाली हैं, सारी जो डिटेल है वो दे दी गई है, ठीक है। इन दो चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो करेंट की क्लास से अब डर नहीं रखना चाहिए, अब आपको डेली के डेली करेंट पढ़ाई जा रही है, तो मेरा मानना है कि अब चीजें बहुत सामान्य है, ठीक है। तो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ और स्टेच्यू ऑफ पीस, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिलीफ क्या है, तो जाहिर सी बात है हमारा बिलीफ किसके ऊपर है, तो भगवान शिव के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये किससे संबंधित है, तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है, एक दिमाग में ये रखना है, ठीक है। अब पता चला कि जो शिव वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि उनके संकेत का, वो करेंट का एक्चुअली क्वेश्चन था। वैसे भी शिव पूरे साल करेंट में रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेच्यू ऑफ बिलीफ बनाई गई थी, इसलिए भी वो करेंट में रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। जो ये स्टेच्यू ऑफ बिलीफ बनाई जा रही है, ठीक है, इसकी प्रतिमा कितनी ऊंची बनाई जा रही है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ 351 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के ऊपर क्या है, कि किस लोकेशन पर इसको राजस्थान में बनाया जा रहा है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के ऊपर ये 3 फैक्ट्स हो गए, भगवान शिव से संबंधित है, 351 फीट है, राजस्थान, ठीक है। अब बात आती है पीस, ठीक है। तो जो स्टेच्यू ऑफ पीस बनाई जा रही है, ये चीज दिमाग में रखना है। जो पीस है, ये एक जैन आचार्य है, उनका नाम है श्री वल्लभ, ध्यान देंगे, श्री वल्लभ सुरेश्वर महाराज, सुरेश्वर महाराज, सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है। ये इनकी प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ जो पीस है, ये इनकी प्रतिमा है, ये चीज दिमाग में रखना है। इस प्रतिमा के बारे में एक अंतिम फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ये कुल 8 धातुओं से बनाई गई है, ठीक है। ये कुल 8 धातुओं से बनाई गई है, और जो इसमें मेन धातु है वो क्या है, कॉपर है। मेनली इसमें कॉपर यानी तांबा का बेसिकली इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। तो आज अभी तक हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी देख लिए, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ देख लिए, स्टेच्यू ऑफ पीस देख लिए। ये सारे नोट्स आपको होने चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, आप एक चीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कि जो स्टेच्यू ऑफ पीस है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, स्थापना आपको लोकेशन या स्थान दे देता हूँ कि किस स्थान पे इसकी स्थापना की गई है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है, अगला को देखने को हम लोग कोशिश करते हैं। उसके बाद से जल्दी हम लोग क्या करेंगे कि जो ये क्लासेस हैं, ठीक है, इसको टाइप फॉर्म में कर लेंगे, तो एक तो चीजें बहुत अच्छी बन जाएंगी, दूसरा, ठीक है। अभी क्या कि नोट्स जो मैं करेंट का तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए, वो टाइप हो नहीं पाया है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पर्वतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना। आइए हम लोग पर्वतमाला परियोजना को देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे, इस परियोजना को कौन लागू कर रहा है या किसके द्वारा इसको संचालित की जा रही है, तो इस परियोजना को नेशनल रोपवेज, ध्यान देंगे, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश गलत होगी तो परेशान नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पर्वतमाला परियोजना को किसके द्वारा संचालित की जा रही है, किसके द्वारा इस परियोजना को का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे रोपवे को बिल्कुल अपने दिमाग में मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग भी अपने दिमाग में हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पता क्या चल रही है कि पर्वतमाला परियोजना किस चीज से संबंधित है, तो रोपवे से संबंधित है, ठीक है। किससे, रोपवे से संबंधित है। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, संचालित किसके द्वारा की जा रही है, स्क्रीन पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक चीज जो अच्छी बात और है उसको दिमाग में रखिए। ध्यान देना कि अगर सपोज आपको याद नहीं आ रहा है, आप सोचिए ना कि पर्वतों को, अगर 2 पर्वत है उनके बीच में याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सपोज कि ये एक पर्वत है और ये एक पर्वत हो गया, जाहिर सी बात है कि इसके बीच में रोड बनाना थोड़ा टफ है, ठीक है। और ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम लोग रोपवे से इसको कनेक्ट कर दिए, तो इन 2 लोकेशन को रोपवे से इजिली जोड़ा जा सकता है, और रोपवे के माध्यम से, ठीक है, इस डिस्टेंस को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा सोचेंगे भी ना, तो पर्वतमाला परियोजना का संबंध किससे है, ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कि सड़क परियोजना है, ठीक है, जल परियोजना है, रोपवे से संबंधित परियोजना है, तो आप लोग इजिली रोपवे को टिक मार देंगे, ठीक है। और रोपवे वाला क्वेश्चन इसलिए बन के आ सकता है क्योंकि अभी झारखंड में रोपवे दुर्घटना हुआ है, तो रोपवे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, ये परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है, तो वहां पे संचालित की जाएगी जहां पे पहाड़ी क्षेत्र रहेंगे। ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे, तो हिमालयी राज्य जो है, ठीक है। तो ये परियोजना हिमालयी राज्यों में संचालित की जा रही है, हिमालयी राज्यों में संचालित की रही है, यानी जो वेस्ट भी है और जो ईस्ट है
दोनों हिमालयी राज्यों में इसको संचालित किया, यानी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जे एंड के में भी इसको लागू की जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में तो की ही जाएगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अटल सुरंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल किसी ना तो किसी कारण से ये टॉपिक चर्चा में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग का अटल सुरंग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ये चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है, आज दुर्भाग्य से हम लोग लाइव नहीं मिल पाए हैं, लेकिन क्लासेस आप लोग की जो बोला गया था वो मिल सके, इसलिए देखिए मैं अगेन क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इश्यू को दिमाग में रखेंगे। अटल सुरंग के बारे में देखते हैं। इसी सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग भी था। ठीक है, इस सुरंग की स्थापना का जो उद्देश्य था, जिसने सोचा था, वो अटल जी का विचार था। लेकिन चूंकि अटल जी का सपना लंबा समय हो गया था, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, फिर अटल जी की पृष्ठभूमि पे आए मोदी जी, और मोदी जी ने रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा, और इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, या जो इसका निर्माण था, इसके निर्माण कार्य को पूरा किया। ठीक है, तो बहुत पुरानी एक परियोजना थी, जो लंबे अरसे से कई कारणों से अटकी थी, जिसको पूरा कर लिया गया है। ठीक है, नाम भी इतना भयानक है कि अपने आप में ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बन के आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अटल सुरंग, पहली बात तो ये, इसका पुराना नाम क्या था? तो रोहतांग सुरंग इसका नाम था पुराना, रोहतांग सुरंग। ठीक है, योगी जी मोदी जी के ही रास्ते पे चलते हुए नाम बदल रहे हैं। ठीक है, तो अटल अटल सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग पहले था, नाम बदल दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ये ध्यान देंगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है, पहली बात दिमाग में ये रखना है। ठीक है, 10,000 फीट अर्थात लगभग 3,000 मीटर, 3,000 मीटर। ठीक है, 10,000 फीट अर्थात लगभग 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसको बनाया जा रहा है, और इस ऊंचाई पर निर्मित होने वाली यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग होगी। ध्यान देना, राजमार्ग सुरंग होगी, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन जाएगी, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन जाएगी, राजमार्ग सुरंग बन जाएगी। ठीक है, ये चीज दिमाग रखिए। तो अटल सुरंग के बारे में एक फैक्ट क्या हो गया, रोहतांग सुरंग इसका नाम था, जिसको अब अटल सुरंग कर दिया गया है। कितनी फीट ऊंचाई पर बनाई जा रही है? 10,000 फीट। मीटर में आएगा 3,000 मीटर। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, पेपर में क्वेश्चन आने से कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, यह पगड़ी दिवस अधिनियम। क्या है? पगड़ी दिवस अधिनियम, पगड़ी दिवस अधिनियम। पगड़ी दिवस अधिनियम क्या है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, वन डे एक्ट। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, पगड़ी दिवस अधिनियम। अभी ये अधिनियम पता बात एक तो पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पगड़ी दिवस अधिनियम का संबंध किस देश से है, एक तो क्वेश्चन हो सकता है। तो कनाडा में पर्याप्त पगड़ीधारी, मतलब हम लोग कह सकते हैं, यानी सिखों की संख्या पर्याप्त है। ठीक है, तो एक गेस भी आप लोग कर सकते हैं कि कनाडा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो ये पूछ सकता है कि किस देश से संबंधित है, तो ये अधिनियम का संबंध भारत से नहीं, कनाडा से संबंधित है। ध्यान देंगे, कनाडा का एक राज्य है, तो कनाडा के, ठीक है, एक राज्य, उसका नाम है मैनीटोबा, मैनीटोबा। ठीक है, राज्य में हाल ही में इसको पारित किया गया। ठीक है, राज्य में इसको पारित किया गया। तो एक तो क्वेश्चन ये सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मैनीटोबा राज्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कनाडा में। डायरेक्टली यहां भी क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में पगड़ी दिवस अधिनियम को निम्नलिखित में से कहां पारित किया गया? ठीक है, या कनाडा के किस राज्य में पारित किया गया? 4 राज्य दे दे, उसमें एक मैनीटोबा हो। ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये मैनीटोबा याद रहना चाहिए। ठीक है, एकदम याद रहना चाहिए। एक दो बार देख लेंगे तो इजिली तैयार होगा। इसी राज्य में क्या है, पगड़ी दिवस अधिनियम को पारित किया गया। आप बताते कि कब मनाने का डिसाइड किया गया है? जो टर्बन डे है, यानी जो पगड़ी दिवस है, इसको डिसाइड किया गया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, 13 अप्रैल को मनाएंगे, 13 अप्रैल को मनाना डिसाइड किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पगड़ी दिवस मनाने कब से कब डिसाइड किया गया कि डिसाइड किया गया कि मैं 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है, बात आता है कि कनाडा ने, या हम लोग कह सकते हैं कि मैनीटोबा राज्य के लोगों ने क्यों पगड़ी दिवस मनाने का जो डेट है वो 13 अप्रैल डिसाइड किया। क्यों? देखेंगे, सिख धर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट, या हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे जाना माना, ठीक है, जो दिवस है या पर्व है, वो है वैसाखी। ठीक है, तो वैसाखी अक्सर क्या होता है, वैसाखी वैसाखी आमतौर पर क्या होता है ना, देखेंगे कि 13 और 14 अप्रैल को पड़ता ही है। ठीक है, ईयरली वैसाखी क्या है, 13 एवं 14 अप्रैल को पड़ता ही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि 13 अप्रैल डिसाइड किया गया इसका डेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है।
तो एक चीज में रखेंगे कि वैसाखी के दिन क्या हुआ था कि 1699 में एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, वैसाखी अप्रैल माह में पड़ता है, ठीक है। वैसाखी क्या है, अप्रैल माह में पड़ता है। और वैसाखी में ही क्या किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पहले मैं बोला हूं, ठीक है, पहले मेरे मुंह से निकला था कि वैसाखी 13 अप्रैल को पड़ती है, ठीक है। तो वैसाखी अप्रैल में पड़ती है और इसी समय क्या है कि 13 अप्रैल को वैसाखी माह में ही क्या किया गया था कि खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आनंद साहिब में इन्होंने स्थापना की थी। 13 अप्रैल का दिवस डिसाइड किया गया है कि हम लोग पगड़ी दिवस अधिनियम मनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो एक तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की, ये दिमाग में रखिया। तो मैं लिख देता हूं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने इसी दिवस में क्या किया था, इसी समय खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के लिए हम लोग क्या इन्होंने डिसाइड किया है कि 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट भाई गुरु गोविंद सिंह कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट ना रहे। आप उठा के बैक देखिए, ठीक है, हर अल्टरनेट पे तो आपको सिख धर्म पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और सिख धर्म से जब क्वेश्चन आता है ना, तो गुरु गोविंद सिंह को ही टच किया जाता है, ठीक है। ये चीज दिमाग रखना है। किस दिन मनाया गया, 13 अप्रैल को, यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यानी गुरु गोविंद सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए ट्रेडिशनली, ठीक है। जैसे करंट हिस्ट्री की बात आती है ना, तो करंट हिस्ट्री आप लोग इसी तरह पहचानेंगे। तो अब जब आप लोग हिस्ट्री में सिख धर्म पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे दिमाग में रखना है कि अपने को क्लियरली गुरु गोविंद सिंह के बारे में जितने भी तथ्य हैं उन पे एक अच्छी पकड़ आपको बनानी होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का थोड़ा खेल से है, वो क्या है, WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022। थोड़ा इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। और ये वेरी मच खेल का मैंने जो भी उठाया है वो सब वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं डिसाइड क्योंकि डेली एक क्वेश्चन खेल का जो इंपॉर्टेंट है कराएंगे तो इजिली 20-25 दिन में सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको अच्छे से, क्योंकि खेल वगैरह इतना याद करना रहता है कि दिमाग खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो एक एक चीज याद की जा सकती है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 इसको देखते हैं हम लोग। पहली बात आती है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो एक तो अपने बारे में WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में ये चीज दिमाग रखना है। इस चैंपियनशिप की खूबी ये है कि इस चैंपियनशिप को इंपॉर्टेंट क्यों है अब आपको पता चला है। इस चैंपियनशिप को भारत ने जीता है, भारत ने जीता है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार स्वर्ण पदक जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज दिमाग रखना है। तो WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में, जो कि इसका आयोजन कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इस चैंपियनशिप को भारत ने पहली बार, इस चैंपियनशिप में भारत ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसके लिए ये आपकी चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा पैरालंपिक्स के बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का पैरालंपिक, नेक्स्ट हम लोग का पैरालंपिक शीतकालीन खेल, शीतकालीन खेल 2022, ठीक है, खेल 2022। तो पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2022 नेक्स्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह थी कि इसका स्थापना यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन बीजिंग में किया गया। कहाँ पे, इसका आयोजन बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसका शुभंकर क्या है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। शुभंकर,
ठीक है, इसका हम लोग को क्या देखना है, शुभंकर देखना है। तो इसमें देखते हैं कि पैरालंपिक शीतकालीन खेल में इनका शुभंकर क्या था। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसका शुभंकर जो था बिल्कुल चाइना वालों से मिलता जुलता है। नाम है इसका सुए रॉन 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 रॉन। ठीक है, ये इसका शुभंकर है। ठीक है, तो पैरालंपिक शीतकालीन खेल का आयोजन चीन में किया गया। शुभंकर है सुए रॉन रॉन। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसकी थोड़ा पदक तालिका देखिए। ठीक है, इसकी आप लोग क्या देखिए, पदक तालिका देखिए। तो सर्वाधिक पदक इसमें जीतने का जो 16 पदक है उसको जीतने का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको देखते हैं, उस अनुसार पदक तालिका देखते हैं। पदक तालिका अकॉर्डिंग टू स्वर्ण पदक। ठीक है, ध्यान देना है। तो इसमें शीर्ष देश कौन है, इसमें शीर्ष देश आपका हम लोग ग्रीन पिन कर लेते हैं। शीर्ष देश आपका क्या है, और चीन है। चीन के बाद से आपका यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद से आपका कनाडा है। कनाडा के बाद से आपका फ्रांस है। फ्रांस के बाद से आपका यूएसए है। ठीक है, ये हो गया। तो पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2022 में, ठीक है, इसके बारे में आप लोग फैक्ट देख लिए। तो सर्वाधिक जो गोल्ड्स जीतने वाला कौन है, चीन है, फिर यूक्रेन है, फिर कनाडा है, फिर फ्रांस है, फिर आपका यूएसए है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन आपका हुआ है चीन में। शुभंकर कौन है, तो सुए रॉन रॉन इसका शुभंकर है। ठीक है, इसी को दिमाग में रखना है। अब एक चीज और दिमाग में रखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार बना के लिख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, इसके लिए कलर्स थोड़ा दूसरा कर लेते हैं। चलिए मैं कलर इसको कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अभी जो नेक्स्ट आपका पैरालंपिक्स शीतकालीन होने वाला है, जो 2000 ठीक है, उसको देखते हैं 26 वाला, 2026 वाला। इसका आयोजन किस जगह किया जाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ध्यान देंगे ये नाना के घर किया जाने वाला है, अर्थात इटली में किया जाने वाला है। ठीक है, ये दिमाग रखना है। ठीक है, तो इसका 14वां संस्करण जो है, यानी अभी जो चीन में हुआ वो 13वां संस्करण था, इसका 14वां संस्करण देश के ननिहाल में यानी इटली में किया जाने वाला है। ठीक है, तो इटली का 2 लोकेशन है, इटली के मिलान और कार्टिना। ठीक है, अब ये दोनों एक ही नाम तो नहीं है। ठीक है, मिलान और कार्टिना। ठीक है, डी नाम है इसका, एम पे जे या एम पे जो कर लेते हैं, एम पे जो, ये लोकेशन है। ठीक है, आपको दिमाग रखना है मिलान और कार्टिना, बस याद रखिएगा। ये डी एम पे जो याद ना आए तो भी कोई बात नहीं है। तो इसका आयोजन 2026 वाले का मिलान और कार्टिना डी एम पे जो में किया जाने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पैरालंपिक्स है उसका आयोजन कहाँ किया जाने वाला है, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का बाल्टोप्स, हाल ही में चर्चा में रहा कीवर्ड्स, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है। ठीक, ये BAL है, BALTOPS, हाल ही में चर्चा में रहा। ये कीवर्ड्स देखा, बोलेगा क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये क्या है, हाल ही में बाल्टिक सागर में, ठीक है, बाल्टिक सागर में, ठीक है, नाटो द्वारा किया गया यह एक नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, अब कमेंट कर लीजिए, बाल्टिक सागर की बाउंड्री 9 कंट्री से मिलती है, कुल 9 देशों से मिलती है। ठीक है, आपको कमेंट कर देना है इन देशों के नाम। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा आज का होमवर्क। ठीक है, कुल 9 देशों से इसकी बाउंड्री मिलती है, इसका नाम आप लोगों को कमेंट कर देना है। यानी बाल्टोप्स क्या है, तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है जिसकी प्रैक्टिस बाल्टिक सागर में की गई है, और ये प्रैक्टिस किसके द्वारा की गई है, नाटो कंट्रीज के द्वारा की गई है, या जो नाटो देश है उनके द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है अभी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल सॉल्व में लेते हैं WB। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या है, विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक
कानून में संशोधन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो विश्वविद्यालय कानून संशोधन, ठीक है, वेस्ट बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन, ठीक है, विधेयक 2022, विधेयक 2022, इसको देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि थोड़ा वेस्ट बंगाल में चल भी रहा है राज्यपाल के साथ, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, कह सकता है हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक को पारित किया, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो एक तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डायरेक्टली हेडिंग से बन किया जाए, ठीक है। अब आगे क्या पूछ सकता है वो ध्यान देंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले बता दूं आप लोग को, एक आयोग था, उसका नाम है एम.एन. पुंची आयोग, ठीक है। अब देखिए एम.एन. पुंची आयोग की क्या सिफारिश थी, उस सिफारिश को समझते हैं। एम.एन. पुंची आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों का राज्य के विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं होना चाहिए, कुलाधिपति नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग रखना है, क्योंकि इन्होंने रीजन दिया था यह एक वैधानिक पद है, क्योंकि यह एक वैधानिक पद है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमेटी की ये सुझाव था, तो एम.एन. पुंची आयोग का ये सुझाव था, ठीक है। एक तो दिमाग में ये रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है कि दीदी इसी आयोग का सिफारिश लेंगे और एक बैग कहेंगे कि इस आयोग की सिफारिश को मैंने मान लिया है, यानी अब इस विधेयक के माध्यम से क्या होगा कि मुख्यमंत्री को सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बना दिया जाएगा, यानी अब विश्वविद्यालय थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां से अब ये क्या हो जाएगा, कुलाधिपति कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त किया गया, कुलाधिपति नियुक्त किया गया, या नियुक्त किया गया क्या, या कह सकते हैं कुलाधिपति होगा सीधा, ठीक है, कुलाधिपति होगा, ठीक है। अब मेरा मानना है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को खत्म करते हैं, 30 मिनट की क्लास हो भी गई अपनी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कल क्लास नंबर 2 देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना क्या है कि यूपीएससी हिंदी ने यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दी है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग एक बिहार पीसीएस के लिए एक घोषणा करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो बिहार पीसीएस है उसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी हिंदी कराएगी, क्योंकि बिहार पीसीएस की जो एग्जाम था वो टल गया और अच्छा खासा नुकसान यूपी और जो बिहार के बच्चे हैं या जो अदर स्टेट के बच्चे बिहार पीसीएस जो देने गए थे उनका हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हिंदी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, ठीक है। उसकी पूरी जो शेड्यूल है मैं अभी लाके डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जितनी हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं उतना तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहना है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल की क्लास लाइव होगी सुबह 9 बजे। धन्यवाद।